हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है पहले समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा कि कैसे करंट की वजह से, मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की थी, उसके बाद हमने वेरियस टॉपिक चैप्टर में पढ़े थे उससे रिलेटेड। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट भी क्या होता है, क्या मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा सकता है? तो इसी का आंसर इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे फिनोमिनन देखेंगे और हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से। और जैसे कि इस चैप्टर का फॉर्मेट, इस चैनल का फॉर्मेट है, मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। So electricity and magnetism were considered separate and unrelated phenomena for a long time। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अलग अलग सेपरेट फिनोमिना कंसिडर किया जाता था बहुत समय के लिए। इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 19th century, experiment on electric current by Oyster, Ampere and a few others stabilized the fact that electricity and magnetism are interrelated। तो चैप्टर नंबर 4 में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एम्पियर ने ऑयस्टर ने सबसे पहले ये शो कर दिया कि ये दोनों रिलेटेड है। फिर एम्पियर ने और अदर साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया। ओके, दे फाउंड दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक करंट रिफ्लेक्ट्स सम मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस इन इट्स विसिनिटी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक एक कंपास है, कंपास को अगर एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, जो ये शो करता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तभी तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेटिक कंपास में कौन डिफ्लेक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस करता है, ये हमने वहाँ समझ लिया। ठीक है, दिस नेचुरल रेजेस द क्वेश्चन लाइक, इज द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल? क्या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है? ये क्वेश्चन एक दिमाग में हमारे आता ही है। कैन मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? क्या मूविंग मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिमाग में आए होंगे और तभी इसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए और सक्सेसफुल भी रहे। दस द नेचर परमिट सच अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? ठीक है, क्या ऐसा रिलेशन नेचर परमिट करता है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो? द आंसर इज रिसाउंडिंग यस, ऐसा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए कंडक्टेड अराउंड 1830 डेमोन्स्ट्रेटेड conclusively that electric current were induced in closed coil when subject to changing magnetic field। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि यस, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होते हैं क्लोज कॉइल में जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से सब्जेक्ट कराएंगे। इधर वो मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे कि बार मैग्नेट को मूव करा के, रिलेटिव मोशन करा के हो, या फिर दूसरी कॉइल में करंट को चेंज करा के। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस chapter we will study the phenomena associated with changing magnetic field and understand the underlying principle। इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field is appropriately called electromagnetic induction। और इस फिनोमिना को, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा वेरिंग में, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरिंग मतलब समझना आपको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब नहीं, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस होगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। When Faraday first made public his discovery that relative motion between a bar magnet and a wire loop produces small current in the later he was asked what is the use of it। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्कवरी करके दिखा दी कि बार मैग्नेट की वजह से एक करंट करिंग लूप, एक लूप में नॉट करंट करिंग लूप, एक लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो लोगों ने ये पूछा इसका यूज़ क्या है, और उनका रिप्लाई क्या था, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो एक उन्होंने विटी आंसर दिया कि अभी तो ये जन्म आया है, इसका देखो ये कितना पोटेंशियल है, वो तो आगे पता चलेगा। तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसा है कि आज जो पूरी ये दुनिया को चेंज कर दिया इस डिस्कवरी ने,
ठीक है, कितने सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं टोटली इस पर डिपेंडेंट है, इस फिनोमेना पे। द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is not merely of theoretical or academic interest, but also of practical utility. Imagine a world where there is no electricity, no electric lights, no trains, no telephones, and no personal computers. सारी चीज़ें बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट जो है हमारे घरों में जनरेटर की थ्रू जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही होती है। ट्रेन में, टेलीफोन में, कंप्यूटर में, हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही यूज़ है। द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी हैव लेड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर इन दोनों साइंटिस्ट की ही देन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही देन है। टुडे सिविलाइजेशन owes its progress to a great extent to the discovery of electromagnetic induction। तो आज की जनरेशन हम इतना आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कि हम एक बहुत बड़े आभारी है, ठीक है, इस फिनोमिना के। ओके, तो बढ़ते हैं फिर क्या था एक्सपेरिमेंट फैराडे और हेनरी का। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्लास 10 में भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो कि कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, फिगर 6.1 शोज अ कॉइल C1 कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर G। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये कॉइल है इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। और आप समझिएगा कि किया क्या हमने, बार मैग्नेट को क्या करेंगे आप जल्दी से, ठीक है, स्पीड से हम इसके थ्रू मूव कराएंगे। और जब मूव कराएंगे तो हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब एक करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। या फिर अगर कॉइल को भी मूव करें, ठीक है, बार मैग्नेट को स्ट्रेच रखे, तब भी क्या होगा, तब भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है इस पैराग्राफ में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से चीज़ को क्या कर रहा हूँ। और जब क्या करेगा, जब इस तरफ मूव कराएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में। जब इसको दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं। तो मैं मेन लाइन बता देता हूँ इसमें। It is the relative motion between the magnet and the coil that is responsible for generation of electric। relative motion important word है। या तो क्या करो, कॉयल को मूव कराओ मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, या करो मैग्नेट को मूव कराओ कॉयल के रिस्पेक्ट में, दोनों ही केस में करंट इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इन फिगर 6.2 द बार मैग्नेट प्लेस्ड बाय सेकंड कॉइल कनेक्टेड। देखो अब क्या किया, अब इस केस में बार मैग्नेट को हटा दिया, बार मैग्नेट को हटा दिया और पहली कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, दूसरी कॉइल को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। और क्या करते हैं हम, जब बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने जिस कुछ इंस्टेंट के लिए जब बैटरी स्विच ऑन हुई, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करने स्टार्ट हुआ इस C2 कॉइल में, जो सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं, तो पहली कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में। क्या वो डिफ्लेक्शन हमेशा के लिए रहेगा, आंसर नहीं रहेगा। जैसे ही करंट स्टडी होता है C2 कॉइल में डिफ्लेक्शन नहीं रहता, मतलब करंट तब इंड्यूस हो रहा है जब करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, जब करंट यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जब ग्रो कर रहा है करंट तभी हो रहा है। और फिर इसके बाद स्टडी होने पे करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, दूसरी पहली कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में। और एक और चीज़, जब इसको स्विच ऑफ कर दिया तब भी जब डिके होने लगा, करंट बंद होने लगा, स्टॉप होने लगा, तब भी कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए, बहुत कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिखता है, फिर से करंट इंड्यूस दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बार, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। ओके, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, NCERT से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें भी क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन इंड्यूस द करंट, ठीक है, और यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है, इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। सॉरी, इस केस में हमने क्या किया था, दूसरे वाले केस को एक बार रीड कर लेंगे। वो तीसरा केस जो मैंने बताया अभी, वो आई थिंक तीसरे केस की बात की है, इसको रीड कर लेंगे सेकंड केस को एक बार। इन फिगर 6.2 बार मैग्नेट रिप्लेस बाय सेकंड कॉइल द स्टडी करंट द कॉइल प्रोड्यूसर स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, देखो यहाँ पर है, अब हमने करंट को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया करंट को, और फिर उसको मूव करा रहे इसमें, ठीक है। C2 कॉइल को हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो मैंने अभी बताया आपको, वो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, जो भी बताया मैंने वो थर्ड एक्सपेरिमेंट है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट में
इसमें करंट ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे पीछे जैसे बार मैग्नेट को मूव कर रहा था ना, वैसे ही मूव कराएंगे, बस यहाँ बार मैग्नेट की जगह ये करंट कैरिंग कॉइल आ जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है। ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। तो अभी ये बोल लिखा है ना, ये रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरे में देखो, तीसरे में क्या है, जब ये वाला तीसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द की इज रिलीज अ मोमेंटरी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व अगेन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्ट। तो जब भी क्या कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहा है, स्विच ऑफ करे करंट को, तो करंट इंड्यूस हो रहा है पहली कॉइल में। और अगर हम क्या कर रहे हैं, आयरन कोर को, ठीक है, आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं इसके बीच में, तो जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स से अब इनके कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इससे हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में भी, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया, ठीक है, दैट इज नॉर्मली टू अ एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। सो Faraday great insight lay in discovering a simple mathematical relation to explain the series of experiments he carried out on electron induction. However, before we state and appreciate his law, we must get familiar with the notion of magnetic flux. Magnetic flux 5b से represent करेंगे। तो magnetic flux defined in same way as electric flux chapter, हम ना जैसे electric flux को define किया था, number of field line passing through a area, ठीक है, normally, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है और जो उसके नॉर्मली पास हो रही है, ओके। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एरिया ए प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटर्न, इसको कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट ए, ठीक है, वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इनका बी ए कॉस थीटा। तो एरिया वेक्टर का हम कॉस्ट कॉम्पोनेंट लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर सपोज इधर है, सपोज ये मैग्नेट फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इधर है, क्योंकि ये एंगल है, तो बी का जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर का सेम डायरेक्शन में हम कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, दैट विल गिव अस द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स रादर, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओके। इसके बाद where theta is the angle between B and A, the notion of the area as a vector has been discussed। ये पहले हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, एरिया वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। और ये हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पर कर्व सरफेस है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया भी है, देखो ये तो एरिया वाला है, यहाँ पर देखो कर्व सरफेस है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट, फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसी दूसरा सरफेस भी, और इनको क्या कर देंगे हम, समेशन कर देंगे इनका, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, एरिया को टेंस टू जीरो हो जाए, डी ए टेंस टू जीरो, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन, ओके। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट इसकी यहाँ पर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं तो एक और यूनिट है फ्लक्स की, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, ठीक है, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, स्केलर क्वांटिटी है अगेन, ओके। अब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को पढ़ने का हम बिल्कुल रेडी है। तो from the experimental observation, Faraday arrived at a conclusion that an EMF is induced in a coil when magnetic flux through a coil changes with time। तो Faraday ने क्या conclusion draw किया, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो तब करंट इंड्यूस हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज आ रहा है, एक्सपेरिमेंट पे वापस चलते हैं, ठीक है। जब पहले केस में क्या हुआ, देखो पहले केस में यहाँ पर मैग्नेटिक, देखो इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी इस एरिया से, इस कॉइल के एरिया से, ओके। सपोज कितनी हो रही थी, 5 लाइंस पास हो रही थी, ओके। जब मैं इसको आगे मूव करता हूँ तो क्या होगा, अब ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने लगेगी, ठीक है, ज़्यादा, सपोज 10 पास होने लगी, ठीक है। तो 5 से क्या हो गया, 10 हो गया। फ्लक्स में चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से ही क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, वेदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जब दूर ले जाएंगे तब 10 से 5 होने लगेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये एक, ठीक है। तब भी क्या होगा, करंट इंड्यूस। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो तब यहाँ पर क्या होगा, तब एक करंट इंड्यूस होगा। और क्यों होगा, और इसको पढ़ेंगे, और देखो इसका और भी रीज़न अगर और डिटेल में देखें तो क्या चाहेगा ये, नेचर क्या चाहता है, नेचर में एक चीज़ है,
नेचर चेंज को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? नेचर चेंज को अपोज करता है। जस्ट अ सेकेंड, नेचर चेंज को अपोज करेगा और जैसे क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज होने लगेगा, फ्लक्स में चेंज होने लगेगा तो ये क्या चाहेगा कि फ्लक्स में चेंज ना हो। फ्लक्स में चेंज कैसे ना हो? तो देखो यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है ना, यहाँ ये डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर जैसे कि 5 से 10 इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये इंक्रीज़ नहीं होने देना चाहेगा। तो करंट इस तरह से, जो लेंजर लॉ में पढ़ेंगे हम, लेंजर लॉ क्या कहता है कि इस ईएमएफ इस तरह से, उस डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की, इंड्यूस करंट की इस तरह से होगी ताकि चेंज को, कॉज को अपोज कर सके। जो कॉज है इसका, कॉज को अपोज कर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो इधर है खैर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से नॉर्थ की तरफ, तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा ताकि क्या हो, इसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या बने, इसके ऑपोजिट बने, ठीक है, इसके जो हमारा बार मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ताकि चेंज को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो कम हो सके, ठीक है, ये चीज़, ओके। और जब इसका ऑपोजिट होगा, जब इसको दूर ले जाएंगे तब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज़ हो रहा है, तब ये चाहेगा कि नहीं अब इंक्रीज़ हो, फिर से चेंज नहीं चाहेगा। तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा ताकि उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तब मैग्नेटिक जो फील्ड होगी सब इधर है, या इसका मैग्नेटिक डायपोल इधर है, ठीक है, उस केस में इधर आएगा, तभी क्या आ जाएगा, ये भी इस तरह से करंट इंड्यूस करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इसको सपोर्ट करेगा ताकि डिक्रीज़ ना हो सके मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी फिर से, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं फिर इसको, ओके। नाउ so the motion of magnet towards and or away from the coil C1 in experiment C1 and moving a current carrying coil C2 towards or away from C1 change the magnetic flux associated with C1। तो C1 से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको क्या कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। जब अभी हम देखा, जब बार मैग्नेट को मूव कर रहा है या कॉइल को मूव कर रहा है, ठीक है। इवन हम इसमें भी तीसरे केस को भी देख सकते हैं, इसमें भी जब करंट ऑन हुआ, स्विच ऑन किया, तो पहले कितना करंट फ्लक्स पास हो रहा था, इससे 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे करंट ऑन किया कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगी, तो चेंज आया ना, चेंज को अपोज करेगा, इसलिए इस टाइम क्या करेगा, ये चेंज को अपोज करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये, ओके, ताकि चेंज को अपोज कर दे। और जब ये डिक्रीज़ होने लगेगा, करंट हम स्विच ऑफ कर देंगे, तब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है और ये चाहेगा ना डिक्रीज़ ना हो, इसलिए तब उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन में ही करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना आ सके, डिक्रीज़ ना होने दे, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। सो नाउ यस, सो ये चीज़ मैंने बता दी, एक बार मैं रीड कर दूँगा जल्दी से आपको समझ में आ जाए। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ विद द कॉइल, इट वाज दिस इंड्यूस ईएमएफ व्हिच कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन, है ना। तो एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ताकि चेंज को अपोज कैसे करेगा, करंट फ्लो करा के, ठीक है। हमें पता नहीं करंट को नहीं, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल में, एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसमें, और वही उसको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज या इंक्रीज होने से रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। रोक पाएगी नहीं अलग चीज़ है, कोशिश करेगी, ओके। व्हेन द टैपिंग इज प्रेस द करंट, ये सारी चीज़ मैंने अभी बता दी आपको, ओके। उसके बाद द कॉमन पॉइंट इन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट इंक्रीजेस ईएमएफ। टाइम रेट ऑफ, ये पॉइंट तो मैं छूट गया मैं बताना, ठीक है। टाइम रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी या कितनी देर में हो रहा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर इस केस में, जो मैग्नेट वाले केस में आप क्या करो, अगर उसको जल्दी जल्दी मूव कराओ, ठीक है, स्पीड बढ़ा दो, टाइम को कम कर दो, तो क्या करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यस, तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, तो टाइम पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें भी और इसमें भी, कितनी जल्दी कितनी स्पीड से फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर करंट ज़्यादा इंड्यूस कराना है तो क्या कर दो, चेंज ऑफ फ्लक्स को तो बढ़ाओ, टाइम को कम कर दो,
ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स की जो स्पीड है, रेट है, उसको भी बढ़ा दो। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर ये फैराडे का लॉ है। ओके, तो ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली क्या है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ईएमएफ कितना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये लेंजेस लोगों को बता रहा है कि डायरेक्शन ईएमएफ की इस तरह से होगी ताकि जो चेंज है उसको अपोज कर सके। द नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ई एप्सिलॉन दैट इज द ईएमएफ एंड हैज द डायरेक्शन करंट इन अ क्लोज लूप, ये डायरेक्शन बताएगा, लेंजेस लॉ है। In the case of a closely wound coil of n turns, change of flux associated with each turn is the same. ठीक है, एक क्लोजली वाउंड कॉइल है, ठीक है, जिसमें n टर्न्स है, जो चेंज ऑफ फ्लक्स हर एक कॉइल में क्या है, जो पास है इसमें ना, तो हर एक कॉइल से क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। ठीक है, तो इसमें कितना फ्लक्स जनरेट होगा, n टाइम जनरेट होगा, इसलिए एमएफ क्या हो जाएगा इसमें, माइनस n डी फाई बाई डी, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, तो एक और तरीका आ गया, फ्लक्स बढ़ा दो, या तो फ्लक्स नंबर ऑफ फ्लक्स को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करेंगे, या करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, या फिर नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे, या टाइम को कम कर देंगे। ठीक है, सुनाओ, from equation 6.1 and 6.2 we see that the flux can be varied by changing any of the terms, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, या तो एरिया को बढ़ा दो, ठीक है, या फिर थीटा को बढ़ा दो, थीटा को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स बढ़ाने के तरीके, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दो, एरिया को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एरिया हो ज़्यादा फ्लक्स होगा, इनके बीच में एंगल को चेंज कर दो, तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, द फ्लक्स इज चेंज बाय वेरिंग बी। ठीक है, और हमने जो 6.1 6.2 में बी को चेंज किया था, बी को कैसे चेंज किया था, मैग्नेट को मूव करा के या कॉइल को मूव करा के, हमारे ऊपर वाले तो एक्सपेरिमेंट में। द फ्लक्स कैन बी ऑल्टर बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल, कॉइल की शेप को भी चेंज करके हो जाएगा, स्ट्रेच करके या श्रिंक करके कॉइल को, तब भी क्या मैग्नेटिक, तब भी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में चेंज आ जाएगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग कॉइल, कॉइल को रोटेट करके, ये हम यूज़ करेंगे इसी जनरेटर में, कॉइल को रोटेट करेंगे तो इससे थीटा चेंज हो जाएगा, बी और ए के बीच में जो एंगल है, तीनों ही केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ओके, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएं फिर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लेंजेस लॉ हमने अभी बताया, मैंने आपको डायरेक्शन बताएगा बेसिकली, हम की डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो आज के टॉपिक ये आई थिंक आप आगे टॉपिक रखेंगे, तो एक नई एनर्जी के साथ नई वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगे। कमेंट सेक्शन में बताने की कौन सी नई वीडियो आप चाहते हो इस चैनल में कवर करूँ, कोई भी फीडबैक आपका होगा तो चैनल में बता सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिक लेंज deduce a rule known as Lenge's law which gives the polarity of the induced EMF in a clean and concise fashion। तो induced current की polarity बताएगा कैसे। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces। ठीक है, तो polarity EMF induce की इस तरह से होगी कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि क्या कर सके, जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसको एक कॉज को अपोज कर सके। ठीक है, उसको अपोज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज ना होने ना दे, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, यह लेंजेस लॉ, डिटेल में देखते हैं इसको। द नेगेटिव साइन शोज इन 6 पॉइंट, अभी नेगेटिव साइन देखा था ना, माइनस ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, तो माइनस साइन उसकी बात हो रही है। वी कैन अंडरस्टैंड लेंजेस लॉ बाय एक्सप्लेनिंग एक्सपेरिमेंट 6.1 इन section 6.21 in figure 6 we say that north pole of a bar magnet is being pushed toward the closed coil. As the north pole of the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux through the coil increases, hence the current is induced in a such a direction in the opposite direction in the flux। ठीक है, तो जब हमने क्या किया था वहाँ पर नॉर्थ पोल को पुश किया था, मैं यहीं पर बना देता हूँ उस चीज़ को। नॉर्थ पोल को, एक कॉइल तो सिंगल थी वहाँ, तो नॉर्थ पोल को पुश कर रहे थे इस तरह, तो नॉर्थ पोल को पुश करने पे मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो गई, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड में इसके एरिया के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज हो गया बेसिकली। तो ये चाहेगा ऑपोज करे, ऑपोज कैसे करेगा, इस तरह से करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में ताकि इस फ्लक्स इंक्रीज को रोक सके, कम कर सके।
दैट ऑपोजिट इंक्रीज इन फ्लक्स को रोक सके. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द करंट कॉइल इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर सिटी ऑन द मैग्नेट, है ना. तो मैग्नेट की तरफ से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो कहाँ डायरेक्शन की बात अब हो रही है. सो यहाँ पर मैग्नेट है ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से देखेंगे ना, मैग्नेट की तरफ से यहाँ पर काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो जो मैग्नेट डाइपोल की, देखो हमें पता ही है अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और हम राइट हैंड रूल का यूज़ करके देख सकते हैं. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कॉइल के इस तरह इसके ऑपोजिट आ रही है, इसको डिक्रीज़ करेगा. ठीक है, इंक्रीज़ होने से रोकेगा. ओके, इसके बाद तो इसको एक तरीका भी आपको पता है, जो नॉर्थ और साउथ है ना, इस तरह से. तो अगर यहाँ पर और ऐसे भी देख सकते हैं, तो दूसरा तरीका देखने का इस तरह से होगा यहाँ कि यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए. ठीक है, इस तरफ नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को किल करने की कोशिश करेगा ये. ठीक है, किल करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखो ये इसलिए नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करने के लिए. और अगर दूर ले जाते तो यहाँ साउथ पोल होता. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. ओके, टू काउंटर दिस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ, अब देखो इसके बाद नोट दैट द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस कॉइल हैज नॉर्थ पोलैरिटी टुवर्ड द नॉर्थ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ मैंने बता दिया है. सिमिलरली द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बीन विथड्रॉन फ्रॉम द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल विल डिक्रीज. अगर दूर कर देंगे उसको, दूर कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा. अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ताकि क्या हो, साउथ पोल जनरेट हो जाए. और मैग्नेटिक फ्लक्स में इसका ठीक उल्टा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने को उसको सपोर्ट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना, तो बढ़ाने की कोशिश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, अट्रैक्टिव वो डेवलप होगा इस केस में. ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ एन ओपन सर्किट यूज इन प्लेस ऑफ क्लोज कॉइल. तो अगर ओपन सर्किट यूज हो तो करंट प्रोड्यूस होगा. तो आंसर है ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट कोई फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए क्लोज कॉइल चाहिए. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसमेंट कैन बी फाउंड बाय लेंजेस लॉ. ठीक है, तो लेंजेस लॉ ये नॉर्थ साउथ मैंने अभी बता दिया. ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल. ठीक है, okay, now a directed reflection on this matter should convince us on the correctness of Lenge's law. Suppose that the induced current was in the direction opposite to the one reflected. In that case, the south pole due to induced current will face the approaching north pole of the magnet. The magnet will be attracted toward the coil at a very increasing. ठीक है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, इसकी करेक्टनेस को. तो अगर सपोज मान लो इसका ऑपोजिट मान लेते हैं कि जब हम इधर ले जा रहे हैं ना इस मैग्नेट के इधर, तो सपोज़ क्या हो रहा है, जब मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ की जगह क्या होता है, सपोज़ यहाँ साउथ पोल बन रहा होता है. जब मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं तब क्या होता, फिर तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता और ये बहुत स्पीड से अपने आप ही बढ़ने लग जाता. जैसे ही हमने इसको पास लेके गए, इसको मूव कराने स्टार्ट किया, साउथ पोल बन रहा है. सपोज नॉर्थ पोल नहीं बन रहा, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करते हैं. साउथ पोल बन रहा है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा. ये साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत स्पीड से अपने आप ही आगे बढ़ रहा है. ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ऐसा. ठीक है, तो ये देखो ये लिखा है, a gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and kinetic energy will continue to increase without expending any energy. बिना एनर्जी एक्सपेंड करे ये उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. ठीक है, ये तो एक परपेचुअल मशीन में हो सकता है जिसमें हमने कोई एनर्जी दी नहीं, वो अपने आप ही वर्क कर रहा है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इट इज वन कुड कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन बाय अ सुटेबल अरेंजमेंट. और ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है. ठीक है, एनर्जी जितनी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अपने आप से एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी. नाउ कंसीडर द करेक्ट केस. अब इसमें देखेंगे तो इसमें तो हमने क्या किया, इन दिस सिचुएशन द बार मैग्नेट एक्सपीरियंस रिपल्सिव टू द इंड्यूस करंट, देयरफॉर अ पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द. तो देखो इस पेस में क्या हो रहा है, ये एक रिपल्सिव फोर्स अटैक कर रहा है. जब इधर नॉट एक्चुअल में तो ये हो रहा है ना, नॉर्थ पोल बन रहा है. ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो पर्सन को एक फोर्स लगाना पड़ रहा है इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट. और रिपल्सिव फोर्स जो फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है पर्सन, वो इन द फॉर्म ऑफ करंट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जा रहा है उसमें. ठीक है, करंट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, देयरफॉर द पर्सन
has to do in work in the magnet where does the energy spent by the person do the energy in the discipline joule law of heating. तो इंड्यूस करेंगे से जो वर्क एनर्जी वर्क करा उसने पर्सन ने, वो करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसमें डिसिपेट हो गया. तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है. तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका. ठीक है, ओके. इसके बाद तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक इमोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.